जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछला 2 वीडियो में हमने देखा है बेसिक फोर्स और मोशन के बारे में, और दूसरे पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को ही बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 ने देखे तो पहले देख ले, तब जाके न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को। थर्ड लॉ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में है, और इस वीडियो में पार्ट 2 में आप देखेंगे पार्ट 3 वीडियो में न्यूटन का सेकेंड लॉ, और जो थर्ड आएगा 4th वीडियो उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ को देखेंगे। तो बेसिक जो पीछे था वो हम बता दिए हैं, अगर आपने देखे तो पहले उसको देख ले तब इसमें आए, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, अलग अलग बुक में इसको अलग अलग तरीक़ा से डिफाइन किया रहता है। सब सही रहता है, बस लॉजिकली थोड़ा अलग अलग ड्राइव कर दिया जाता है मैथमेटिक्स के द्वारा। तो कन्फ्यूजन नहीं होने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम बेसिक जो बात है और बहुत ही लेमन लैंग्वेज से हम इसको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, पीछे था क्या मोमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को बनाए रखना चाहता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अपना स्टेट को बनाए रखना चाहता है। तो एक बात और याद रखिएगा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा हम लिख देते हैं इस बात को, ठीक है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। सबसे सटीक आंसर है इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। It is the property of mass। बोले तो inertia is directly proportional to the mass of body या तो ऑब्जेक्ट। सबसे सटीक आंसर है। जैसे हमारा वज़न मान लीजिए 70 किलो है, ठीक है ना, 70 किलो। तो हम अगर खड़ा हैं तो हमको कोई धकेलेगा, ध्यान से दीजिए, मतलब फोर्स लगाएगा, तो हमको अपने जगह से हटाने के लिए मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। कब? जब हम 70 kg रहेंगे। अगर हमारा वज़न, भाई 100 तो नहीं देते हैं, वाहियात लगेगा, 90 kg देते हैं, तो हमारा फोर्स बढ़ जाएगा, 8 न्यूटन हो सकता है लगेगा। तो इनर्शिया कैसे बढ़ा? मतलब हमको हटाने में बल ज़्यादा लगेगा, मतलब हम ज़्यादा हैवी तरीक़ा से खड़ा हो सकते हैं। अच्छा, एक बस को हिलाना और एक ट्रक को हिलाने में मामले में, दोनों में ज़्यादा किस में बल लगेगा? ट्रक में, क्योंकि ट्रक का हैवी लोड है, हैवी मास है, और ट्रक का हैवी लोड और हैवी मास की वजह से क्या, उसका इनर्शिया ज़्यादा है। वो ज़मीन को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखा, मतलब ज़्यादा लोड के कारण वो ज़्यादा उसको फोर्स चाहिए हिलाने डुलाने के लिए, अपनी स्थिति को गड़बड़ाने के लिए उसको अनबैलेंस फोर्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो मास बढ़ाने से इनर्शिया बढ़ जाता है। इसी का लिखे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का मास को अगर हम बढ़ा देंगे तो इनर्शिया उसका बढ़ जाएगा। किसी भी बॉडी का अगर हम मास को बढ़ा देंगे तो उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ को F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ इसी को बोला जाता है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हम इसका स्टेटमेंट भी लिख देंगे, और इसको हम दो तरीके से समझाएंगे। इसको हम 2 तरीक़ा से समझाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट आराम से लिखेंगे, पहले शांति रखिएगा। एक क्या है? फोर्स। मास ऑफ बॉडी, फोर्स अप्लाइड लिख लीजिए।
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी। चलिए, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अच्छा बताइए, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 5 है, तो y बराबर 5/x लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ऐसे हम लिख सकते हैं गणितीय तरीके से। तो f बराबर ma है, तो हम a इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि तीर का निशान क्या है। तीर का निशान ये बात का संकेत है कि ये क्या है, डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड और उसमें डायरेक्शन दोनों होगा। तो उसी से धीरे धीरे वो आया है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो धीरे धीरे हायर क्लास में आपको पता चल जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय एम, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एफ क्या, एम क्या है, ए क्या है, वो हम लिख लिए, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं हम एफ इक्वल टू एम ए और ए इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है ना। चलिए, अब हम दोनों को अलग अलग तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कुछ मास होगा और उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो दोनों को प्रोडक्ट को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो उसी अब ए को हम डिफाइन कर दिए, यहाँ से ए को निकाल लिए और ए बराबर क्या होगा, एफ बाई ए। तो चलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिखते हैं। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये बात हम लिख लिए। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ पे हम डिफाइन करते हैं, सेकेंड लॉ, ठीक है ना। चलिए, यहां पे एक चीज ध्यान से देखने योग्य है। पीछे जो क्लास था, साउंड चैप्टर, ग्रेविटेशन चैप्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैथमेटिकली बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया है, ठीक है ना। तो चलिए हम इस बात को पहले जिक्र कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर यहाँ से अच्छा से समझ में हो सकता है आपको आ जाए। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपली से देखिए, गाड़ी है, बाइक है, एक्सेलरेटर, तो एक्सेलरेशन है वो, उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। तो किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे, अच्छा हमको धक्का जितना तेजी से देगा, मतलब बोले तो जितना फोर्स लगाएगा उतना तेजी हम जाएंगे, ठीक है ना। हमको जितना तेजी से धक्का देगा उतना ही तेजी हमें रफ्तार आएगा। कहने का मतलब ये है, किसी भी बॉडी में अप्लाइड फोर्स, किसी भी बॉडी में अगर हम कोई बल लगा रहे हैं और बल को हम बढ़ाते जाए, फोर्स को बढ़ाते जाएं, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। वही तो ये बोल रहा है कि अगर फोर्स को हम बढ़ा दें तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो हम ये कह दें कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या मतलब, बैलेंस फोर्स क्या होता है, वो तो जीरो हो जाता है, उसका नेट फोर्स। हम जितना इधर से लगा दिए उतना इधर से लगा दिए, थोड़ा सा लाइट कट गया तो हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा सा लाइटिंग का समस्या आ जाए। हाँ, कुछ हद तक ठीक है, लाइट कट गया है, ठीक है। क्या है कि हम ये कह दें
कि हम तुमको जितना पैसा देंगे तुम्हारे पास पैसा उतना ही बढ़ेगा। तुम ये भी बात को कह सकते हैं ना, तुम्हारे पास जो पैसा है हम पे निर्भर करता है, तुम्हारा पैसा बढ़ने की क्षमता है, तुम्हारे पैसा बढ़ना हम में डिपेंड करता है। और तुम ये कह दे कि हम बढ़ेंगे तो तुम बढ़ेगा, मतलब हम अगर बढ़ेंगे तो तुम्हारा पैसा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बढ़ेंगे, हम तुमको पैसा बढ़ाते के देते जाएंगे, तुम्हारा पैसा बढ़ते जाएगा। तो कहने मतलब है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन भाई साहब ये कहने देगा कि सुनो भैया, हम तुम पे डायरेक्ट निर्भर हैं। किस पे? फोर्स पे। एक्सेलरेशन डायरेक्टली किस बात पे निर्भर करता है? फोर्स पे निर्भर करता है, और इनवर्सली मास पे। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा समझना। ऐसा करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और हम फर्स्ट वाला प्रोडक्ट हम लिख दिए थे, और न्यूटन का ना जो सेकेंड लॉ बोलता है उसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड लॉ को हम लिख देते हैं। लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। द मैग्नीट्यूड of acceleration is directly proportional applied unbalanced force, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इंक शायद खत्म हो गया इसमें। पहले इसको देख लीजिए क्या लिखे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या लिखे हैं यहाँ पे? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या लिखे हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स लिखे हैं, ठीक है ना। अगर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। भाई साहब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। चलिए हम दो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए हम ऐसे लिख दें, A is directly proportional to mass and A is inversely proportional to ऐसे। यही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। यही न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन उस पर लगाया गया फोर्स पे डायरेक्ट निर्भर करेगा। डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट निर्भर करेगा। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और इनवर्सली मास पे। नहीं समझ में आया? यही समस्या है। इनवर्सली बोले तो अच्छा बताइए, हमको कोई आदमी धक्का दे रहा है, हम 60 kg का हैं, हम कुछ रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अगर हमको कोई लोड दे देगा तो फिर हमारा रफ्तार कम हो जाएगा ना। हाँ, रफ्तार कम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, फोर्स बढ़ाने से ये तभी बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि हम डायरेक्टली आपको 10 रुपया दे रहे हैं तो आपके पास 10 है, 20 दिए तो 20 हो गया, 30 दिए 30 हो गया। अगर आपका कोई बच्चा छीन ना ले आपसे, कोई आपसे मांग ना ले, अगर मांगने वाला भी लेनदार अगर बैठा हुआ है, तब क्या कीजिएगा आप? तब तो आपका पैसा कम होगा ना, तब तो कम होगा। कहने का मतलब है कि मास को उसमें कांस्टेंट रखना है, मास पे छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे देखिए, इसको हम फेंकेंगे, इसी को हम फेंकेंगे,
और इसी को एक हट्ठा कट्टा जिम्नास्ट फेंकेगा तो सबसे ज़्यादा दूर कौन फेंक सकता है? जिम वाला आदमी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इसमें बल लगाया, हम इस पर कम बल लगाए हैं। तो ये कह दिए ना कि ये ज़्यादा दूर कब जाएगा? जितना से बल लगाएंगे। अब हम इसको फेंकें 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर तो नहीं जाएगा, फिर भी मान लेते 100 मीटर गया हम फेंके, और जिम्नास्ट फेंका तो 500 मीटर गया। ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ताकत है, लेकिन इसी को हम इसमें 2 को मिला दिए हैं, तब उतना दूर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास बढ़ गया, या तो फिर हम इसको 5 kg वाला बना देंगे। तो भैया दोनों का क्षमता तभी चेक होगा जब सेम चीज़ पे अप्लाई किया जाएगा। हम में ज़्यादा ताकत है या सामने वाला में, किस बात पर निर्भर करेगा? कोई चीज़ है, ठेला, उसको ठेलना है, तो हम कितना दूर ठेल पा रहे हैं 1 घंटा में, वो कितना दूर ठेल पा रहा है। अब उसको दिए तो वजन भी बढ़ा दिए, तब तो उसका कैपेसिटी चेक नहीं होगा, कैपेसिटी चेक नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन, ठीक है ना? ये फोर्स पे निर्भर करेगा, कब? जब मास कांस्टेंट होगा, मतलब मास को नहीं बढ़ाना है। दूसरा, चलिए अब हम क्या किए, हम ठेला को ठेल रहे हैं, कुछ बल लगा रहे हैं। दूसरा पॉइंट समझिएगा, कुछ बल लगा रहे हैं, उस ठेला को हम ठेल रहे हैं, ठीक है ना? 1 घंटा में 5 किलोमीटर ठेल दे रहे हैं, दूसरा 2 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है। तो कहने का मतलब है अगर उस पर 2 आदमी बैठ जाएगा तो हो सकता है कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर ना जाकर 2.5 किलोमीटर जाएगा। 3 आदमी बैठ जाएगा, 4 आदमी बढ़ जाएगा तो कम दूर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फोर्स अगर हम लगा रहे हैं जितना, उतना एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। कब? जब ये मास को बढ़ाते चले जाएंगे। भैया खाने वाला, हम आपको 10 रुपये दे, 10 रुपये नहीं हो रहा है आपके पास जमा, 5 रुपये ले रहा है, 20 रुपये दिए 10 रुपये ले रहा है। कहने का मतलब है कि कंजप्शन उतना तेजी से हो रहा है, खर्चा उतना बढ़ रहा है, मतलब मास को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना? जैसे हम 1 किलोमीटर फेंक दिए इसको, इस 100 ग्राम को 200 ग्राम कर दिया 500 मीटर, 300 ग्राम कर दिया 200 मीटर, 1 kg कर देगा 100 मीटर। हम वही इंसान उतना ही बल लगा रहे हैं, मास इसका बढ़ गया, तो मास बढ़ गया तो दूरी भी घट गया, मास बढ़ गया तो दूरी भी इसका घट गया। तो कहने का मतलब है कि मास अगर बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। कब? अब इसका 5 किलो बढ़ा दिए, अब मोटा आदमी को फेंकवाएंगे तो भैया ऑब्वियस है, जब इसका आप वजन बढ़ा दिए तो मोटा आदमी ज़्यादा ताकतवर वाला है, तो उसमें क्या पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे कि हम ज़्यादा वजन को ज़्यादा दूर फेंक पाएंगे कि नहीं? जब इसका मास को हम बढ़ाएंगे। इसी कारण बोला गया कि मैग्नीट्यूड मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू डायरेक्टली किस पर निर्भर करेगा? मास पे। अभी हम आपको मैथमेटिकली दिखाएंगे भी। प्रोपोर्शनल और अप्लाइड फॉर अनबैलेंस होना चाहिए, वाइल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास पे। चलिए हम आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल इसका लेकर हम समझाते हैं। जैसे एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है? हम एक फोर्स लिए 5, ठीक है? उसमें चलिए हम इसको 50 लिए, F50 लिए। A कितना होगा अगर M 10 होगा तो, है ना? तो F इसको भागा जब हम देंगे F/m इसको भागा देंगे तो कितना होगा? 5। एक्सेलरेशन कितना निकला? 5 निकला, ठीक है? अब हम जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ाएंगे, क्या फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अब मास को सेम रखेंगे, जैसे मास फिर 10 रखें, इसको 60 रखें तो ये 6 हो गया, इसको 70 रखें, इसको 10 हो गया तो 7 हो गया। देखिए ये क्या है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 5 6 7 बढ़ते गया। कब? जब मास को कांस्टेंट रखे थे, जब मास कांस्टेंट, मास में कोई छेड़छाड़ नहीं भाई साहब, मास में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब दूसरा केस लेते हैं, फोर्स को कांस्टेंट रख के मास को बढ़ाते जाएंगे। देखिएगा ये वैल्यू बढ़ने छोड़ के घटने लगेगा। चलिए हम पहला केस लेते हैं, ठीक है? हम फोर्स लिए सेम, मास लिए 10,
आ गया। हम फोर्स उतना ही लगाएंगे, मास को बढ़ा देंगे 20। अब 20 को भागा हम 50 से देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आ गया। अब हम इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 1.6 आएगा। इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 1.2 आएगा। ऐसे कुछ घटते हुए आएगा। तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन घट गया। कब, कांस्टेंट, फोर्स को कांस्टेंट रख दिए, उतना ही तुम दो, मास को बढ़ाते जाओ, मास को बढ़ाते जाओ, एक्सेलरेशन ऑब्वियस कम होगा ये। ठीक है, यहाँ पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स पे, और इन्वर्सली मास पे। ठीक है ना। चलिए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इसको लेके, तो हम बहुत ही क्लियरेंस और मैथमेटिकली हमको लगा होगा जहाँ तक हम कोशिश किए। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। ठीक है ना। और नहीं तो वीडियो के दोबारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। पार्ट 4 में नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ को हम समझा देंगे ईजी वे से। यहाँ पे मैथमेटिकली भी समझा देंगे, उसका थ्योरी भी लिख दिए, और लैंग्वेज क्या बोलता है ना, इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग। 2 तरीका से बुक में डिफाइन कर देता है। ठीक है ना। कोई बुक में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको लेके इसको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे मोमेंटम का जिक्र हम नहीं किया, थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो तो फिर नेक्स्ट क्लास वीडियो में कभी बनाएंगे तो उस मोमेंटम को लेकर थोड़ा ड्राइव करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल या 9th क्लास के लिए है तो इतना काफ़ी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।